आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। ब्रिटिशकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और शिल्प। अच्छा, कभी सोचा है कि जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहते थे, आखिर ब्रिटिश राज में उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई? तो आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने वाले हैं, खासतौर पर कृषि और हस्तशिल्प के लिहाज से। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी होगी। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 में हम कृषि के पतन के क्या कारण थे उन्हें समझेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि भारत के जो मशहूर हस्तशिल्प और उद्योग थे उनकी हालत क्या थी। इसके बाद सेक्शन 3 में हम उत्पादन की उन व्यवस्थाओं को जानेंगे जो उस समय चलती थीं। और हाँ, आखिर में सेक्शन 4 में हम सब कुछ दोहराएंगे और परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें भी याद करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी क्षेत्र से, कृषि का पतन। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारत की कृषि, जो सदियों से यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही, वो एकदम से पिछड़ने लगी? आइए इसके कारणों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस गिरावट का जो सबसे बड़ा और मूल कारण था, वो था निवेश का अभाव। अब खुद ही सोचिए, अगर खेत में पैसा ही नहीं लगाया जाएगा, न अच्छे बीज आएंगे, न सिंचाई के साधन बनेंगे, न ही कोई नई तकनीक आएगी, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है, जमीन की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी और पैदावार घट जाएगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 20वीं सदी की शुरुआत आते आते भारत, जो कभी अन्न का भंडार हुआ करता था, वहां खाद्यान्नों की भारी कमी होने लगी। तो सवाल ये उठता है कि ये निवेश आखिर कर कौन सकता था और उन्होंने किया क्यों नहीं? यहाँ 3 मुख्य जिम्मेदार वर्ग साफ साफ दिखाई देते हैं। पहली थी ब्रिटिश सरकार, जिसका पूरा ध्यान खेती को सुधारने से ज्यादा जमीन से लगान वसूलने पर लगा हुआ था। दूसरा था प्रभुत्वशाली वर्ग, मतलब जमींदार और साहूकार, जिन्हें किसानों का शोषण करने में तो मजा आता था, पर जमीन की बेहतरी में निवेश करने में कोई रुचि नहीं थी। और तीसरे थे बेचारे छोटे किसान, जिनके पास इतने साधन ही नहीं थे कि वो 2 वक्त की रोटी के अलावा अपनी जमीन में कुछ और लगा भी सके। निवेश की कमी तो थी ही, इसके अलावा कृषि पर 2 और बड़े दबाव पड़ रहे थे। पहला था तकनीक का। किसान बेचारे वही सदियों पुराने पारंपरिक तौर तरीकों से खेती कर रहे थे, जो बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। और दूसरा बड़ा दबाव था जनसंख्या का। आबादी बढ़ने से खेती की जमीन पर बोझ बढ़ता गया और इसका एक सीधा असर हुआ जोतों का विखंडन। इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती चली गई, जिससे उस पर फायदेमंद खेती करना और भी मुश्किल हो गया। और इन सब का अंतिम परिणाम क्या निकला? जैसा कि इन डोमिनोज में दिख रहा है, एक समस्या ने दूसरी को जन्म दिया। कृषि का ये पिछड़ापन देश के स्वाभाविक विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। जब पैदावार कम हुई तो भुखमरी फैली, जिससे लोगों में गरीबी और बढ़ी। और जब बाजार में अनाज कम हो गया तो कीमतें आसमान छूने लगी, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अच्छा, कृषि की हालत तो हमने देख ली, लेकिन अर्थव्यवस्था का एक और बड़ा स्तंभ था हस्तशिल्प एवं उद्योग। क्या वहां भी यही कहानी थी या कुछ अलग था? चलिए अब इस क्षेत्र की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। भारत का हुनर और कारीगरी तो दुनिया भर में मशहूर थी। उस समय के कुछ प्रमुख हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कपड़ा, हथियार, लकड़ी का काम, चमड़ा, खपड़ा यानी टाइल्स और धातु उद्योग। इनमें से कपड़ा उद्योग तो भारत की शान हुआ करता था और भारतीय मलमल और रेशम की मांग तो पूरी दुनिया में थी। ये सारे उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते थे। जहां ज्यादातर भारतीय उद्योग ब्रिटिश नीतियों की वजह से पतन की ओर जा रहे थे, वहीं एक क्षेत्र ऐसा था जो न सिर्फ टिका रहा बल्कि उसने जबरदस्त प्रगति भी की, और वो था जहाज निर्माण। ये एक शानदार अपवाद था। इस तरक्की का सेहरा जाता है पारसी समुदाय को और खास तौर पर वाडिया परिवार को। उनके बनाए जहाज अपनी मजबूती के लिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि ब्रिटिश नौसेना भी उनका इस्तेमाल करती थी। ये दिखाता है कि मुश्किल हालातों के बावजूद भारतीय उद्यमिता की लौ बुझी नहीं थी। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि क्या बन रहा था, पर अब सवाल ये है कि ये सब बनता कैसे था? उत्पादन की व्यवस्था क्या थी? कारीगर और खरीदार के बीच रिश्ता कैसा होता था? आइए अब उत्पादन की उन प्रणालियों को समझते हैं जो उस दौर में चल रही थीं। देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रणालियां थीं जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग थी। गांव में चलती थी जजमानी व्यवस्था। ये एक तरह की पारंपरिक वस्तु विनिमय वाली व्यवस्था थी, जिसमें कारीगर जैसे लोहार या कुम्हार अपनी सेवाओं के बदले गांव वालों से अनाज या दूसरी चीजें ले लिया करते थे।
वहीं दूसरी तरफ शहरों में ददनी व्यवस्था का बोलबाला था, जो ज्यादा व्यावसायिक थी। इसमें सौदागर कारीगरों को कच्चा माल और पैसा एडवांस में देते थे और फिर उनसे तैयार माल लेकर बाजार में बेचते थे। दस्तनी व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी गुमश्ता की। ये कौन थे? असल में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतन पाने वाले भारतीय एजेंट या व्यापारी होते थे। कंपनी सीधे कारीगरों से संपर्क नहीं करती थी, बल्कि इन गुमश्ता के जरिए ही कारीगरों को ऑर्डर देती, उन पर नजर रखती और तैयार माल इकट्ठा करती थी। तो एक तरह से ये कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच के बिचौलिए थे, जिनका मकसद था कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पक्का करना। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स पे नजर डालते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ही जरूरी हैं। ये सेक्शन आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ याद रखने में मदद करेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? आइए इन बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। पहला, कृषि का पतन हुआ क्योंकि निवेश बिल्कुल नहीं था और जमीनें बट रही थी, जिसका अंतिम नतीजा भूखमरी था। दूसरा, इसके लिए ब्रिटिश कुलीन वर्ग और गरीब किसान तीनों ही किसी न किसी रूप में जिम्मेदार थे। तीसरा, इस अंधेरे दौर में एक उम्मीद की किरण थी, वाडिया परिवार का जहाज निर्माण उद्योग। चौथा, उत्पादन की दो मुख्य प्रणालियां थीं, गांव की जजमानी और शहर की ददनी। और पांचवा, हस्तशिल्प में खपड़ा, धातु और काष्ठ जैसे उद्योग प्रमुख थे। और अब सबसे खास परीक्षा मंत्र, ये शॉर्टकट्स जरूरी तथ्य याद रखने में बहुत मदद करेंगे। कृषि पतन के 3 मुख्य कारण याद रखने के लिए बस BEP का फॉर्मूला याद रखिए: ब्रिटिश, एलीट और पुअर फार्मर। पारसियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वडिया इक्वल्स शिप। बहुत आसान है। स्थान और व्यवस्था को कैसे जोड़ें? गांव से जे यानी जजमानी और शहर में ददनी। और वो एजेंट कौन था? गोमश था। ये पॉइंट्स परीक्षा में तुरंत सही जवाब याद दिला देंगे।